स्वागत है आपका दुनिया के उस इकलौते शहर में जहां हवा की गुणवत्ता AQI को प्रदूषण का मानक नहीं बल्कि बुखार नापने वाला थर्मामीटर समझा जाता है। जी हां, आपने सही सुना। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सांस लेना सिगरेट पीने से भी ज्यादा हानिकारक हो चुका है, लेकिन सिस्टम कह रहा है मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। प्यारे साथियों, नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि हवा में PM 2.5 का स्तर औसतन 15 माइक्रोग्राम 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर AQI 50 के ऊपर जाए तो यह खतरा है और 300 के पार जाए तो यह हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन दिल्ली और NCR में यहाँ 300 से 400 AQI को अब नॉर्मल माना जाता है और जब मीटर 500 या 800 पार करता है तब एयर प्यूरिफायर लगाकर कमरों में बैठे सिस्टम की नींद टूटती है। और नींद टूटते ही फैसले क्या होते हैं? दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दो, मतलब बाकी के 50% लोगों के पास क्या लोहे के फेफड़े हैं? तंदूर बंद कर दो, होटलों में रोटी नहीं बनेगी, मानो दिल्ली का सारा प्रदूषण तंदूरी चिकन और नान सेकने से हो रहा है। स्कूलों में ताला लगाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करो, पेट्रोल पंप पर बिना PUC के तेल नहीं मिलेगा। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़कों पर लाखों गाड़ियां अब भी जहर उगल रही हैं। दिल्ली प्रदूषण को गहराई से समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम यहां पहुंचे कैसे। आपको याद होगा जब दिल्ली में पिछली सरकारें थीं तब कुछ आज के 50% वाले नियम की तरह ही जब नवंबर दिसंबर का महीना आता था तो उस समय भी सरकार की प्रतिक्रिया एक रटे रटाए नाटक जैसी होती थी। अचानक ऑड इवन लागू कर देना, जो इवन डेट्स हैं उनको इवन नंबर्ड व्हीकल्स उन दिनों में अलाउ किए जाएंगे और जो ऑड डेट्स हैं उसमें ऑड नंबर्ड व्हीकल्स अलाउ किए जाएंगे। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर देना और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ताले लगा देना। जनता को लगता था कि यह सब काम चलाऊ है, कोई ठोस नीति नहीं है। फिर वक्त बदला, सरकार बदली और दावा किया गया कि अब प्रदूषण के खिलाफ एक वैज्ञानिक युद्ध छेड़ा जाएगा। लेकिन आज जब हम हकीकत देखते हैं तो पाते हैं कि युद्ध प्रदूषण से नहीं बल्कि डेटा से लड़ा जा रहा है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में किसी सरकारी ऐप या गूगल पर दिल्ली और NCR क्षेत्र का AQI चेक किया होगा तो आपको शायद 350 या 400 का आंकड़ा दिखेगा। लेकिन अगर आपने अपने घर या ऑफिस में किसी एयर प्यूरिफायर के रीडिंग को देखा होगा तो आपको 700, 800 या शायद उससे भी ज्यादा का डरावना आंकड़ा दिखाई देगा। यह जो 400 अंकों का फासला है यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह आज के दौर का सबसे बड़ा साइंटिफिक डेटा फ्रॉड है जिसे सिस्टम ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इजाद किया है। IQ एयर जैसी एजेंसियां अपनी सैटेलाइट रिपोर्ट में दावा कर रही हैं कि दिल्ली का असली AQI 700 से 800 के बीच है। यह इमरजेंसी नहीं, मौत का सायरन है। लेकिन हमारी सरकारी मशीनें 400 से 450 पर क्यों अटक जाती हैं? कारण है कि जहां जहां सरकारी AQI सेंसर मॉनिटर लगे हैं वहां वहां एंटी स्मोक गन से पानी का बौछार किया जा रहा है। जैसे ही सेंसर गीला होता है वह हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को नहीं पढ़ पाता है और रीडिंग आधी हो जाती है। यह वही बात हुई कि मरीज को बुखार 104 डिग्री है लेकिन आपने थर्मामीटर को बर्फ के पानी में डुबोकर कहा देखिए बुखार तो नॉर्मल है। जहां दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर हो चुका है, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री मोहतरमा कहती हैं IQ, AIQ, AQI। IQ जो हमारा AIQ है एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चल सकता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। इनका पर्यावरण ज्ञान सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी सिर पीट लें। पर्यावरण पर इनका यह ज्ञान शायद आने वाले कई दशकों तक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाएगा कि नेताओं को क्या नहीं बोलना चाहिए। सोचिए, जिस शहर में लाखों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हों, बच्चे नेबुलाइजर पर हों, वहां की मुख्यमंत्री को यह फर्क नहीं पता कि AQI प्रदूषण का सूचकांक है, तापमान का नहीं। पर उनकी जानकारी यही नहीं रुकती। दिल्ली, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर है, उसे वो किलोमीटर में नाप रही हैं। 1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है। जब नीति निर्माता क्षेत्रफल और लंबाई का फर्क ना समझे, जब वो कहे कि हॉटस्पॉट का मतलब गर्म जगह होता है इसीलिए हम वहां पानी छिड़क रहे हैं, हॉटस्पॉट पे तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? तो समझ जाइए कि नीतियां विज्ञान की कसौटी पर नहीं बल्कि अज्ञानता से बन रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री साहिबा फाइलों को नहीं पढ़ती हैं, बस उस पर अंगूठा लगाती हैं। मुझे नहीं बताइए, जहां फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहां लगाता हूं। जब शासक ही अनपढ़ हो तो जनता की जान खतरे में पड़नी तय है। साथियों, टीवी और मोबाइल पर आप रोज सुनते हैं कि PM 2.5 बढ़ गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये PM 2.5 भला क्या है? मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं ताकि आप इस खतरे को बारीकी से समझ सकें। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में मौजूद कण। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, आप अपने सिर का एक बाल लीजिए, उस एक बाल की मोटाई जितनी है उस पर इस PM 2.5 के 30 कण रखे जा सकते हैं। सोचिए यह कितना महीन है। और इससे खतरा यह है कि PM 10 धूल गर्दा तो हमारी नाक के बाल या गले में फंसकर रुक जाता है और बलगम के जरिए बाहर आ जाता है, लेकिन PM 2.5 इतना छोटा कण है कि यह नाक और गले के बैरियर को तोड़कर सीधा हमारे फेफड़ों, लंग्स में गहराई तक घुस जाता है
और वहां से हमारे ब्लड में मिल जाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड शुगर और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विज्ञान के आधार पर तय किया कि एक इंसान का शरीर 24 घंटे में हवा के 1 घन मीटर आयतन में अधिकतम 15 माइक्रोग्राम वजन तक के ही कण झेल सकता है। अगर मात्रा 15 से ऊपर जाती है तो शरीर का नेचुरल फिल्टर सिस्टम फेल होने लगता है। पर दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में यह अक्सर 300 से 400 माइक्रोग्राम होता है, यानी तय सीमा से 20 से 25 गुना ज्यादा। यह प्रदूषण नहीं है, स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। अब जरा इस जहरीले गैस के गुब्बार की कीमत भी जान लीजिए। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत चुपचाप वायु प्रदूषण से हो गई थी। अगस्त 2024 में जारी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो AQLI की एक और रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण के मौजूदा स्तर के कारण दिल्ली और NCR क्षेत्र का हर नागरिक अपनी जिंदगी के औसतन 11.9 साल यानी लगभग 12 साल खो रहा है। अगर हवा साफ होती तो हम और आप 12 साल ज्यादा जीते। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ दिल्ली की कहानी है, तो द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ की दिसंबर 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 16 से 17 लाख लोगों की मौत जहरीली हवा के कारण हो रही है। खतरा कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप 19 मार्च 2024 को जारी IQ एयर की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक कड़वा सच दुनिया के सामने रखा है। साल 2018 से 2023 तक अगर 2022 छोड़ दें, जिसमें दिल्ली दूसरे नंबर पर रही है, तो दिल्ली 134 देशों में से 5वीं बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बनी है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 7,812 शहरों का भी विश्लेषण किया गया और उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय है। शर्म की बात यह है कि दुनिया के टॉप 100 सबसे जहरीले शहरों में 83 शहर भारत के हैं। बात सिर्फ जान की नहीं है, हमारी जेब की भी है। द लेसेंट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारत को एक साल में करीब $36.8 बिलियन यानी कि लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश को अपनी GDP का 2.2% नुकसान हुआ। अब जरा इस आंकड़े का गणित और हकीकत समझिए। साल 2019-20 में उत्तर प्रदेश की कुल GDP करीब 16.89 लाख करोड़ रुपए थी। अगर हम इसका 2.2% निकालें तो यह रकम करीब 37,158 करोड़ रुपए बनती है। शायद आप सोचे कि ये पैसे धुएं में कैसे उड़ गए, तो जवाब है मेडिकल खर्च और काम का नुकसान। यानी 37,000 करोड़ रुपए वो पैसा है जो यूपी के लोगों ने अस्पतालों के बिल भरने में, महंगी दवाइयां खरीदने में और बीमारी के कारण दफ्तर से छुट्टी लेने में गवाया। जब घर का कमाने वाला अस्थमा या हार्ट स्ट्रोक का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ता है तो सिर्फ उसकी सैलरी नहीं कटती, देश की GDP भी गिरती है। दिल्ली में तो हवा में जहर है ही, उत्तर प्रदेश भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर प्रदूषण के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। वजह साफ है, अंधाधुंध निर्माण और धूल। यूपी में जिस रफ्तार से एक्सप्रेसवे और बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके लिए लाखों पेड़ काटे गए, लेकिन धूल रोकने के इंतजाम नदारद है। एक तरफ ईंट भट्टों का धुआं है तो दूसरी तरफ पुरानी डीजल गाड़ियां और जनरेटर सेट हैं जो 24 घंटे जहर उगल रहे हैं। हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपने फेफड़ों की कीमत पर। यह डेटा दिखाते हैं कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि यूपी और बिहार जैसे राज्य तो साइलेंट किलर का सामना कर रहे हैं, जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। प्रदूषित हवा अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं है। सर गंगाराम और एम्स जैसे अस्पतालों के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि दिल्ली के बच्चों के फेफड़े हिमाचल या मैसूर जैसे साफ शहरों के बच्चों के मुकाबले 30% छोटे और कमजोर हो गए हैं। 5 साल के बच्चे जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उनके फेफड़े चैन स्मोकर जैसे काले पड़ रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शायद कभी खुलकर दौड़ ही ना पाए। इस प्रदूषण का असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, बल्कि हमारी विरासत और ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली की पहचान लाल किला, अक्षरधाम, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, इन सब की चमक भी फीकी पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन जब नमी से मिलते हैं तो वो पत्थरों पर तेजाब की तरह जम जाते हैं, जिस वजह से ऐसी इमारतों के पत्थर गलने लगते हैं। वैज्ञानिक इसे ब्लैक क्रस्ट कहते हैं, यानी कि पत्थरों का कैंसर। जैसे इंसान के फेफड़े काले हो रहे हैं, वैसे ही दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों के पत्थर भी काले पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या BBC, दिल्ली को एपोकैलिप्स सिटी, महाप्रलय का शहर कह रहा है। विदेशी दूतावासों के अधिकारी दिल्ली पोस्टिंग को सजा मानते हैं और यहां काम करने के लिए हार्डशिप अलाउंस मांगते हैं। विदेशी पर्यटक अब सर्दियों में भारत आने से कतराने लगे हैं। यह हमारी ग्लोबल इमेज पर एक कालिक है जिसे साफ करना आसान नहीं होगा। सरकार कहती है कि वो कोशिश कर रही है। याद कीजिए कुछ समय पहले आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा का कितना शोर मचा था। IIT कानपुर के साथ मिलकर योजना बनी, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े हलफनामे दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे तामझाम और पायलट प्रोजेक्ट की प्लानिंग में करीब करोड़ों रुपए का खाका तैयार हुआ। जनता को लगा कि शायद विज्ञान हमें बचा लेगा, लेकिन हुआ क्या?
प्लेन उड़े, बादलों में 2-2 बार छिड़काव किया गया, लेकिन बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। करोड़ों रुपए और सारी उम्मीदें धुएं में उड़ गईं, लेकिन सरकार जमीन पर पानी छिड़ककर सेंसर को धोखा देने में सफल रही, भले ही आसमान से बारिश कराने में पूरी तरह फेल हो गई। इसके अलावा सरकार के पास वही पुराने उपाय हैं, ग्रैब 4 लागू करना, यानी कि होटलों में तंदूर बंद कर दो, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दो। सुनने में ये बड़े अच्छे कदम लगते हैं, लेकिन इनका असर कितना है? दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। जब आप 50% लोगों को घर बिठा देते हैं, तो क्या 50% लोग अपनी गाड़ियों से घंटों जाम में नहीं फंसते हैं? या उनकी गाड़ियां जब सड़कों पर चलती हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता? जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास नहीं होगा, तब तक ऐसे नियम कानूनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें चीन के बीजिंग मॉडल से सीखना चाहिए। 2013 में बीजिंग का हाल दिल्ली जैसा ही था, लेकिन उन्होंने तंदूर बंद नहीं किए, उन्होंने अपनी औद्योगिक नीति बदल दी। उन्होंने शहर के आसपास के सारे कोयला पावर प्लांट्स बंद कर दिए, लाखों पुरानी गाड़ियां स्क्रैप की, स्टील प्लांट्स को शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया। वहां इच्छा शक्ति थी, इसीलिए आज बीजिंग का आसमान नीला है। हमारे यहाँ इच्छा शक्ति की जगह सिर्फ मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का अंत सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होगा। यह सच है कि सिस्टम फेल हुआ है, मुख्यमंत्री के बयान बेतुके हैं और आंकड़े फर्जी हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि इस धुएं में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी भी है। जब हम रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते हैं, जब हम पास की दुकान जाने के लिए भी कार निकालते हैं, या जब हम सर्दियों में कचरा जलाते हैं, तो हम भी उस जहर को और गाढ़ा करते हैं। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाई, यह उनकी विफलता है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष यही है कि दिल्ली की हवा किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की सड़न है। जवाबदेही आज की सत्ताधारी सरकार की बनती है, क्योंकि वादे उन्होंने ही किए थे। सवाल यह है कि क्या हम हर साल नवंबर दिसंबर में सिर्फ मास्क और एयर प्यूरिफायर की सेल्स बढ़ाते रहेंगे, या कभी हम अपनी सरकार से यह मांग करेंगे कि हमें फ्री बिजली या फ्री पानी से पहले साफ हवा चाहिए? क्योंकि अगर सांसें ही नहीं रहेंगी तो बाकी सुविधाओं का भोग कौन करेगा? उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। जय हिंद, जय मां सरस्वती।